मंदी के माहौल में नोएडा अथॉरिटी ने शहर के रियल एस्टेट के मुस्कुराने की शानदार वजह दी है। नोएडा अथॉरिटी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश से नोएडा की शान तो बढ़ेगी, साथ ही यहां रियल एस्टेट भी जोरदार तरक्की कर सकता है। ट्रैफिक जैम, बेलगाम ऑटो, अवैध पार्किंग, असुरक्षा, ये नोएडा शहर की ढेर सारी समस्याओं में शुमार वो चंद समस्याएं हैं जो इस शहर के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़ा करती हैं। हालांकि ये भी सच है कि एनसीआर ही नहीं, देश के तमाम शहरों के मुकाबले नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतरीन है। नोएडा की जरूरतों के सामने यानी ऑफिस आवर्स में ये इंफ्रास्ट्रक्चर दम तोड़ता हुआ नजर आता है। नोएडा के लोगों से भी पूछेंगे तो वो भी ट्रैफिक की इस मुश्किल के सामने बेहद लाचार नजर आते हैं। दरअसल शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वर्ल्ड क्लास, लेकिन जिस वक्त शहर की प्लानिंग की गई थी तब अथॉरिटी को शायद ये अंदाजा नहीं था कि इस शहर की स्काईलाइन आने वाले बरसों में गगनचुंबी इमारतों के बूते एकदम बदल जाएगी। अथॉरिटी ने तो यहां सेक्टर्स बनाए और उनमें लोगों को प्लॉट्स आवंटित किए। इन प्लॉट्स पर लोगों ने घर बनाए और आबादी का दबाव बेहद नियंत्रण के साथ नोएडा में बढ़ता रहा। धीरे धीरे यहां पर 10 मंजिला इमारतें भी बनाई जाने लगी, लेकिन ये विकास चुनिंदा सेक्टर्स तक ही सीमित रहा और नोएडा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे भी संभाल लिया। असल मुश्किल तब शुरू हुई जब यहां नए सेक्टर्स बसने लगे, जिनमें हाई राइज प्रोजेक्ट्स की भरमार हो गई। अब यहां का बढ़ता ट्रैफिक और आसपास के शहरों से यहां काम करने आने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। शहर की हर एंट्रेंस एग्जिट पर ऑफिस आवर्स में ऐसा भीषण जाम देखने को मिलता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और यमुना एक्सप्रेस वे पर इस वक्त लाखों घरों का निर्माण हो रहा है। इन घरों में रहने के लिए जब लाखों लोग आएंगे तो यहां पर ट्रैफिक का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जरा देखिए सेक्टर 74 से सेक्टर 89 के बीच बन रहे इन प्रोजेक्ट्स को। यहां पर एक 60 मंजिला इमारत समेत कई प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं और इस साल से लेकर अगले साल तक यहां पर सभी प्रोजेक्ट्स में पोजीशन हो जाएगा। यानी अब जरूरत आन पड़ी है कि अथॉरिटी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस लायक बनाने में जुट जाए। अथॉरिटी ने प्लानिंग भी भरपूर कर ली है और नोएडा के विकास पर अगले 2 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी कर ली गई है। हम जो भी एक कॉमन आदमी को जो यहाँ रहते हैं उसको आराम से रहने के लिए, जो भी उसको सिक्योरिटी की फीलिंग देने के लिए जो भी संसाधन है वो हम अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में अवेलेबल कराने जा रहे हैं। और इस नोएडा अथॉरिटी करीब जो हमारे हाथ में प्रोजेक्ट है, करीब 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने जा रहे हैं। तो नोएडा देश का ऐसा शहर होगा जहां पे आपको किसी भी तरह की कमी, उंगली उठाने की जगह नहीं रहेगी। दावा सुनने में तो बेहद लुभावना नजर आता है, लेकिन दिक्कत यही है कि पहले तो ये सब योजनाएं 2 साल के भीतर पूरी कर ली जाएं और दूसरा ये कि 2 साल में शहर का रियल एस्टेट जितने पोजीशन देगा उस हिसाब से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो भी पाएगा। जानकारों की माने तो पोजीशन की शुरुआत के साथ ही लोगों की गाड़ियों का काफिला जब इन कंक्रीट के जंगलों से निकलेगा तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम लाचार हो जाएगा। ऐसे में अथॉरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का ये कदम एकदम सही फैसला है। देखिए, बिल्कुल एक डायरेक्ट लिंकेज है इस 10,000 करोड़ और इस प्रॉपर्टी का जो आप देख रहे हैं। अगर आप आजू बाजू देखें, वी हैव अ लॉट ऑफ होम्स कमिंग अप नाउ टू सपोर्ट देम इन टर्म्स ऑफ रिहाइश। अगर आप 20,000 घर अगर आप बनाते हैं और 20,000 लोग आके यहाँ रहने लगते हैं, हर इंसान के पास एक गाड़ी है, हर इंसान की नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की, फ्लाईओवर की, जाम की। नाउ टू सपोर्ट दैट इंटायर प्रोसेस, मुझे लगता है काफी विजनरी थॉट है गवर्नमेंट का कि 10,000 करोड़ डाले जाएं ताकि ये जो सप्लाई आ गई है इसको रिलिश करने के लिए, इसको बेचने के लिए इवेंचुअली आपको वो सड़कें चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, पानी चाहिए और वो 10,000 करोड़ शायद वहां जाएगा। अगले 2 साल में नोएडा कैसा होगा, इसके जवाब में अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबी लिस्ट के साथ तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कई फ्रंट पे काम हो रहा है और सबसे जरूरी जो हम लोगों के
प्लान ऑफ थिंग्स में है कि जो रोड कनेक्टिविटी और सड़कों पे जो जाम लगता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बिजली, पानी, ये सभी में आमूलचूल परिवर्तन करना है। और जो आए दिन देखने को मिलता है, कई पॉइंट्स पे जाम लगते हैं शाम को और सुबह ऑफिस आवर्स में लोग परेशान होते हैं, तो वो सभी पॉइंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं और उस जाम की समस्या को दूर करने के लिए हमने मल्टी फैसेटेड अप्रोच अख्तियार किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर में अथॉरिटी क्या क्या बदलाव और सुधार करने की तैयारी कर चुकी है। नए मास्टर प्लान के मुताबिक नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर मेट्रो को ले जाने की तैयारी कर ली गई है। नोएडा अथॉरिटी कालिंदी कुंज से बोटैनिकल गार्डन के 4 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर मेट्रो लाइन बिछाएगी। सेक्टर 32 से सेक्टर 62 के दरमियान 6.6 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई जाएगी। सभी इलाकों में गंगा वाटर सप्लाई की जाएगी। 20 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क बनाया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी में रोजाना 30,000 किलोमीटर पानी को ट्रीट किया जाएगा। 126 मेगावाट के पावर जनरेटर लगाए जाएंगे। नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर 70% ग्रीन एरिया रहेगा। एजुकेशनल और रिटेल डेवलपमेंट के लिए 40 प्लॉट्स आवंटित किए गए हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, ताज इकोनॉमिक जोन और यमुना एक्सप्रेसवे के निकट बनेंगे। इससे आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या और पार्किंग के हालात सुधारने के लिए भी अथॉरिटी तैयार है। कई जगह पे मल्टी लेवल कार पार्किंग तैयार कर रहे हैं और कुछ पार्कों के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग की भी सुविधा जनरेट कर रहे हैं। तो जो सड़कों पे गाड़ियां खड़ी होती हैं तो उनके लिए ऑप्शन रहेगा कि वो उन पार्किंग लॉट्स में गाड़ियां खड़ी करें, तो उससे भी जो सड़कों पे जगह चलने की जगह कम है वो भी दूर होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 2, 2.5, 3 साल में जाम की समस्या नोएडा में देखने को नहीं मिलेगी। डेवलपर्स का भी दावा है कि नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरते ही इस शहर का रियल एस्टेट नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। अथॉरिटी ने फर्दर डिसाइड किया है कि 10,000 करोड़ रुपए लगा के यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाएंगे, तो यहाँ का जो रियल एस्टेट और बाकी भी जो जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबको काफी बूम मिलेगा। यहाँ पे अच्छी और चौड़ी सड़कें बनेंगी, यहाँ पे पहले से इतनी सड़कें वो और बनेंगी, फिर मेट्रो आएगी, प्लस उसके बाद यूटिलिटीज जैसे बिजली, पानी, सबकी सप्लाई और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, तो उससे हर चीज को काफी बूम मिलेगा। बहुत फायदा होगा। नोएडा का अगर आप देखें तो नोएडा एक ऐसा एड्रेस बन गया है कि आप कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जाते हैं, अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम लिविंग इन नोएडा, तो पीपल अप्रिशिएट इट। इट मीन्स यू आर लिविंग इन ए गुड प्लेस। नोएडा एक अपने आप में एक एड्रेस है आज। तो नोएडा को किसी की पहचान की जरूरत नहीं है आज। जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, मेट्रो आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड्स हैं, तो इट्स बहुत बेटर होता जा रहा है। डेवलपर्स का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा सुधार होते ही इस शहर के रियल एस्टेट की कीमतें 30 से 35% तक बढ़ जाएंगी। ये दावा तो कितना सच होगा पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि शहर के दम तोड़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को अथॉरिटी की ये योजनाएं अगले कुछ वर्षों के लिए फिर से दमदार बना सकती हैं। हालांकि जिस तेजी से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए अथॉरिटी को अभी बहुत कुछ करना होगा, तभी ये शहर आबादी के बढ़ते दबाव को संभाल पाएगी। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक। सवाल यह कि सबके बीच में जो उपभोक्ता है, जो एंड यूजर है, उसे कितना फायदा पहुंचेगा। चलिए बातचीत की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में जाने माने वास्तु शास्त्री अश्विनी मंगल हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और हमारे साथ में हमेशा की तरह प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेकचंदानी जी मौजूद हैं। हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक आप भी सवाल कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कॉलर हमारे साथ में नरेश कुमार हैं। नरेश जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल रवि जी से है जी। हाँ पूछिए। हाँ सर जी, मैंने फेरिस ग्रुप का फरीदाबाद में फेरिस ग्रुप का 2 फ्लैट ले रखे हैं जी। 2 फ्लैट ले रखे हैं, मैं उनको रोक के चलूं या उनको सेल करूं, जरा मैंने राय लेनी थी सर जी। देखिए, ये मैं आपको जो एडवाइस दूंगा वो ये साल तो आप उसको रोक के चलिए, बिकॉज अभी ऑलरेडी मार्केट डाउन है, डिमांड सप्लाई का मिसमैच, और खासकर हम फरीदाबाद को देखें, एनसीआर में बाकी रीजन्स के तुलना में फरीदाबाद काफी पीछे इस समय जा चुका है। तो एडवाइजेबल यही रहेगा, अगर आप उसको होल्ड कर सकते हैं कम से कम ये दिवाली तक या इस साल के एंड तक,
तो वो एडवाइजेबल रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा बायर मिल रहा है, अच्छी डील मिल रही है, तो मेरे हिसाब से अगर आप उसको डिसइन्वेस्ट भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होल्ड करेंगे तो आपको थोड़ा सा फायदा रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ में बीबी शर्मा जी है। शर्मा जी सवाल पूछिए। मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मैंने सेक्टर 117 में यूनिहोम फेज 2 में लगाया है, तो उसके बारे में क्या स्टेटस, मैं उसको रखूं या डिस्पोज ऑफ करूं? नहीं, बिल्कुल उसको रखिए। देखिए एक अच्छा सेक्टर है, और अगर आप डिस्पोज ऑफ करने की बात भी कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी पिछले कॉलर को भी जो जिनका फोन आया था उनको भी बताया कि ये साल अभी एक्वायर करने का है, ये डिस्पोज ऑफ करने का साल नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं और आपके पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है तो ये अच्छा टाइम है, लेकिन डिसइन्वेस्ट करने के लिए अभी राइट टाइम नहीं है। थोड़ा सा आप देख लीजिए, अभी न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन की भी चल रही है प्रतिक्रिया, और ये साल के एंड तक मार्केट में थोड़ा सुधार आने का उम्मीद है। और दूसरी बात, अभी आपने जो रिपोर्ट देखी होगी नोएडा का लेके जो रिपोर्ट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी लागत लग रही है, इतना पैसा लग रहा है, तो आने वाले टाइम में वो आपको जरूर पे करके जाएगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर 40% आपकी प्रॉपर्टी में वेटेज रखता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंप्रूव होगा तो आपको जरूर इस पे फायदा होगा। ललित जी, जो हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, अभी जो पूरी रिपोर्ट देखी हमने ब्रेक से पहले, नोएडा में 10,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का, एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर कितना फायदा है? क्योंकि अगर ये होगा तो आपने देखा होगा कि जो डेवलपर है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी से कह दिया कि इससे 30% भाव बढ़ जाएंगे। नहीं, देखिए भाव तो बढ़ना नेचुरल है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी की कीमत काफी रिलेटेड होती है। जितना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उतनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू रहती है। और नोएडा का तो एडवांटेज यह है कि अगर आप देखिए, खासकर ग्रेटर नोएडा की मैं अगर बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह ऐसी नहीं है जो कि ग्रेटर नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच करती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा दोनों ने ही इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया के बाकी शहरों से काफी अच्छा स्कोर किया है, बट एक पॉलिटिकल इंबैलेंस जो इस क्षेत्र में रहा है उसको चलते यहाँ पे प्रॉपर्टी को इतना बूस्ट नहीं मिला, और एनसीआर के दूसरे रीजन जैसे गुड़गांव खासकर वो आगे स्कोर कर गया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक की है, एक बैकबोन है। आप कहीं पे भी मकान ले रहे हैं, अगर आप जो हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग होनी है, वो शहर के बहुत दूर होनी है, और जब तक वहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग देने का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो उसको सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे लागत रहेगी, तभी आगे कोई काम बढ़ पाएगा। तो जरूर निश्चित है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने से, अब देखिए अनाउंस तो कर दिया उन्होंने 10,000 करोड़ लगेंगे, 10,000 में से कितने लगेंगे और क्या रहेंगे, कितने टाइम फ्रेम में रहेगा, वो एक प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। बिल्कुल, वो लगातार बना रहेगा। अश्विनी जी, अगर हम बात करें वास्तु के लिहाज से, कुछ सवाल जहन में थे, खासतौर पर मकान की या प्लॉट की दिशा, लोगों को बड़ा संशय होता है, कॉर्नर का लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, टी पॉइंट है तो वहां पर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या वास्तुशास्त्र क्या कहता है इस पर? जी, अक्सर टी के विषय में कई लोगों को बहुत सारे भ्रम होते हैं। लोग हमेशा ये समझते हैं कि टी पे अगर कोई मकान है या कोई प्लॉट है तो हमेशा खराब ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो टोटल 8 डायरेक्शंस होती हैं, जिसमें से 4 टी बहुत ही अच्छे होते हैं। उनमें अगर हम रहते हैं या घर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन 4 टी ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर हम रहते हैं या प्लॉट या लेते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कि हम डायरेक्शंस की बात करें तो नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई टी बन रहा है या हमारे घर का मुख्य द्वार नॉर्थ ईस्ट में है तो बहुत अच्छा है और उसमें हमें बहुत फायदा मिलता है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में यदि टी बन रहा है तो नुकसान है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसी तरह वेस्ट की बात करें तो वेस्ट नॉर्थ में यदि टी बन रहा है तो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन वेस्ट साउथ में यदि टी बन रहा है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, कर्जे होते हैं, दिक्कतें होती हैं। और यदि हम साउथ की बात कर लें तो साउथ में भी 2 डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट में यदि टी बन रहा है तो ये टी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस टी में रहने से या इस टी पे आपका मुख्य द्वार अगर है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन पूरी खराब नहीं होती, तो साउथ ईस्ट में यदि मुख्य द्वार है या फिर टी इस डायरेक्शन में बन रहा है तो आपको बहुत फायदा होगा। और साउथ वेस्ट में अगर आपका टी है तो इससे नुकसान होते हैं। और इसी प्रकार से ईस्ट डायरेक्शन को यदि हम ले लें तो ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट नॉर्थ सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है, और ईस्ट साउथ में यदि टी बन रहा है तो नुकसान काफी होते हैं। कॉलर हमारे साथ में रमेश है। जी रमेश जी, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा सवाल ललित से संजानी जी से है। हाँ, मेरा फ्लैट है जसोला में LIG में, तो उसको डिस्पोज करके मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 40 से ऊपर मेरे को मिल जाएगा, तो क्या एडवाइस करते हैं, प्लीज एडवाइस करिए, ठीक रहेगा? जसोला LIG फ्लैट है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये जो आप LIG फ्लैट की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और आपने जो अमाउंट भी बताया
उस अमाउंट में आपको नोएडा एक्सटेंशन में अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, बिकॉज क्या रहेगा कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां पे एम्फेसिस दिया ही हुआ है सरकार ने, और खासकर नोएडा एक्सटेंशन को जो विवाद से उठाने वाली बात थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी एम्फेसिस देने को कहा गया है बिल्डर्स को और अथॉरिटी को, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो यहाँ पे फ्लैट है उससे आपको काफी बेहतर साइज का फ्लैट मिल सकता है, और आने वाले टाइम में 3 या 4 साल के होराइजन में आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा, बिकॉज ये जो है ये अपनी एक मैक्सिमम लेवल अचीव कर चुका है। ये अब धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो नई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करेंगे वो थोड़ा तेजी से बढ़ेगी और आपको रिटर्न वहां पे अच्छे मिल सकते हैं। कॉलर अगले संदीप हैं इस वक्त हमारे साथ। संदीप जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए संदीप जी। जी सर, मेरा बजट है अराउंड 30 लाख जी, और मैं कमर्शियल शॉप देख रहा था एक रेंटेड इनकम के लिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा, या गुड़गांव, लोकेशन गुड़गांव, न्यू गुड़गांव या नोएडा, और इसके लिए कौन कौन सी एहतियात मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए, देखने जरूरी है, लेने जरूरी है बिल्डर से? देखिए, जो आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कमर्शियल में भी 2 तरीके की होती है। एक होती है रिटेल स्पेस इन्वेस्टमेंट, एक होती है ऑफिस स्पेस इन्वेस्टमेंट। अगर तो आपको ऑफिस स्पेस इन्वेस्टमेंट करनी है तो गुड़गांव के अलावा मेरे हिसाब से आपको कहीं और सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको रिटेल स्पेस इन्वेस्टमेंट, तो देखिए जितनी भी ये डेवलपमेंट्स आती हैं कॉलोनीज में, जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं उस आसपास की एरिया को डेली नीड्स को केटर करने के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छी रहती हैं। और जो आपका बजट है उसमें जो है, देखिए आपको कोई बहुत बड़ी स्पेस नहीं मिल पाएगी। एटीएम टाइप्स और इस टाइप की जो स्पेसेस होती हैं वो आपको इन कम्युनिटी सेंटर्स में जरूर मिल सकती है। तो आप देख लीजिए, आपको वो आप कहीं भी कर सकते हैं, बेशक गुड़गांव कर सकते हैं या नोएडा कर सकते हैं। गुड़गांव थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, नोएडा थोड़ा सा रीजनेबल रहेगा। तो वो आप अपनी कॉल कीजिए कि आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज ऑफ रेंटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, दोनों जगह मिलेगी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट वेरिएबल रहेगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी प्रॉपर्टी में। वास्तुशास्त्री अश्विनी जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अश्विनी जी, चलते चलते आप क्या वास्तु के लिहाज से क्या टिप्स देना चाहेंगे इस हफ्ते? जी, सबसे ज्यादा जरूरी है साउथ वेस्ट दिशा, और साउथ वेस्ट दिशा में यदि आपकी सीढ़ियां हैं तो बहुत अच्छी बात है। अधिक से अधिक भार अपने घर में जो भी भार है वो आपके साउथ वेस्ट दिशा में है तो बहुत अच्छी बात है। पानी की टंकी का ध्यान जरूर रखिएगा। साउथ वेस्ट दिशा में ही यदि आपकी पानी की टंकी ऊपर छत पे है तो बहुत ही आपको फायदा रहता है। कर्जे की समस्या नहीं आती, धन की प्राप्ति हमेशा होती रहती है, और साथ ही साथ में आप हमेशा प्रोग्रेस करते रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपकी पानी की बोरिंग होनी चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखें। स्विमिंग पूल यदि घर में बनाना है तब भी आप बना सकते हैं। वाटर टैंक यदि बनाना है तब भी आप नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, नीचे ग्राउंड के नीचे यदि बनाना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा घर के अंदर जो भी हवा है वो हवा नॉर्थ से या फिर ईस्ट दिशा से आए, साउथ से और वेस्ट दिशा से हवा ना आए, इस बात का ध्यान जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, ललित जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी प्रॉपर्टी में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली आज तक।